Hey people, welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सीए फाइनल ऑडिट की कंपाइलेशन सीरीज की वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड हो गई हैं। वेरी फ्यू वीडियोस आर लेफ्ट, जिसमें मैंने 5 अटेम्प्ट्स के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके बाद में बहुत जल्दी एक एनालिसिस का भी वीडियो आ जाएगा, जिसमें सारे ही पेपर्स में से किस किस चैप्टर का सबसे हाई वेटेज है उसका भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये सोचा कि टू हेल्प यू ऑल मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉल विद सौम्या सीरीज। तो एज सच मैंने इसका कुछ नेम नहीं रखा है, बट मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में ये आपको प्लेलिस्ट में सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन या सीए फाइनल ऑडिट रिकॉल रिवीजन इस टाइप से मिलेगी। उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ कुछ चैप्टर्स, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं सारे चैप्टर्स लेके आ पाऊंगी, बट जितने भी मैक्सिमम मैं कर पाऊंगी दैट आई अपलोड। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि हेडिंग्स हेडिंग्स लिखें और रिकॉल करने की कोशिश करें, बिकॉज लर्न कर लेते हो आप लोग, बट प्रॉब्लम क्या आती है, रिकॉल नहीं होती चीज़ें। तो वो चीज़ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको हेल्प होगी। डायरेक्ट चैप्टर्स में मेरी कोशिश रहेगी कि ये मैं कर दूं, और स्पेशल कैटेगरी स्टैंडर्ड्स में भी कोशिश रहेगी कि कर दूं। उसके बाद देखते हैं फिर और कितना हो सकता है। लेकिन साथ साथ मेरे बने रहना, एंड अगर आप ये वीडियोस देखो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी न्यू वीडियोस को लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑडिट के रिवीजन के साथ में। तो ये आपका जो है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, इजी चैप्टर है, एंड ऑलमोस्ट सारे ही अटेम्प्ट्स में ये पूछा जाता है। एक दो अटेम्प्ट बीच के ऐसे रहे हैं जिसमें नहीं पूछा है, बट देयर आर 95% चांसेस कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। इफ नॉट इन डिस्क्रिप्टिव देन एमसीक्यूज में डेफिनेटली आएगा। तो पहली हेडिंग जो आपकी रहेगी, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, टेक अ पीस ऑफ पेपर और उस पर नोट करते रहना। सबसे पहला टॉपिक जो है ना, वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। अब एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर किस चीज़ की है? सो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर होगी सीएफएस की एप्लीकेबिलिटी, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। अब इसमें ना चार आपको मतलब हेडिंग्स हैं, इसके अंदर ही चार सब कैटेगरीज हैं मतलब। तो पहली कैटेगरी जो है वो बात करता है अबाउट एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो इस हेडिंग में क्या है ना, इस हेडिंग में आप चाहे कोई भी नोट्स यूज़ कर रहे हो, किसी भी फैकल्टी से पढ़े हो, ये आप इजीली कर सकते हो। अपने नोट्स खोल लेना जिन भी नोट्स से आपने पढ़ा है। तो देखो इस वाले सेक्शन में जो बात हो रही है एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की, इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि सेक्शन 129 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी के कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि कंपोनेंट्स का मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में सीएफएस भी प्रिपेयर करेगी। और जो भी प्रोविजंस उस पर्टिकुलर होल्डिंग होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, उस पर लगेंगे, वही एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके सीएफएस पे। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो सीएफएस है वो शेड्यूल 3 और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जाएंगे। अगर कंपनी को किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सीएफएस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 के साथ भी कंप्लाई कर सकती है। सिर्फ ये चार पॉइंट्स इस हेडिंग में हैं। उसके बाद में इसमें दूसरी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ना यहाँ पर तीन टॉपिक्स में है। सबसे पहले है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 कब ये बोलता है कि आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आपने जो है, जो भी आपके मेंबर्स हैं, मतलब कि जो भी सब्सिडरी के मेंबर्स हैं, चाहे होली ओन्ड है चाहे पार्शियली ओन्ड है, तो जो भी मेंबर्स हैं उनको आपने राइटिंग में बता दिया है कि हम सीएफएस प्रिपेयर नहीं करेंगे, और उन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन इस बात के लिए नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट इज कि जो कंपनी है ना, उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, और या फिर उसकी अल्टीमेट या फिर बीच वाली यानी कि इंटरमीडियरी होल्डिंग ऑलरेडी क्या प्रिपेयर कर रही है, सीएफएस प्रिपेयर कर रही है और उसको फाइल कर रही है विद द रजिस्ट्रार। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो कंपनीज जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इस केस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं कि अगर जो कंट्रोल है दैट इज इंटेंडेड टू बी टेम्पोरेरी, और या फिर उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि लंबे टाइम तक कोई भी फंड ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं, तो यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन आपका जो है नेक्स्ट नॉन एप्लीकेबिलिटी बात करता है
नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, यानी कि एज पर इंड एस। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी आप कब बोलोगे, अगर कोई एंटिटी का क्या करती है, एंटिटी क्या करती है, अगर वो जो है फंड ऑब्टेन करती है इन्वेस्टर्स से और उनको क्या देती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। फंड ऑब्टेन करती है और क्या देती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। उसके बाद में उसका बिजनेस पर्पस क्या होता है कि उन फंड से सिर्फ और सिर्फ सोलली क्या करना, रिटर्न्स अर्न करना फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो फंड ऑब्टेन करती है, उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स कमाती है, और जो भी अपनी परफॉर्मेंस है सारे इन्वेस्टमेंट्स को, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उस एंटिटी को हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कब नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है टू प्रिपेयर सीएफएस, अगर जो भी उसकी सब्सिडरीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो फेयर वैल्यू पे मेजर कर रही हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल एज पर इंड एस 110। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है अगर सारी की सारी उसकी सब्सिडरीज क्या कर रही हैं, एफ वी टी पी एल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर रही है, दैट इज एज पर इंड एस 110। एक पॉइंट यहाँ पर और है, और वो पॉइंट क्या कहता है कि इन केस यहाँ पर टेम्पोरेरी कंट्रोल है तो भी क्या आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने एएस में बोला था। तो टेम्पोरेरी कंट्रोल वाली जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ एएस में एप्लीकेबल है, वो इंड एएस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका टेम्पोरेरी कंट्रोल होगा या फिर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जो कि मतलब दोनों एएस वाली हैं, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस, तो वो वाली कंडीशन भी आपकी यहाँ पर इंड एएस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एएस पे लगेगी। सो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 2, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कि आप किस तरह से अकाउंटिंग करोगे कंसोलिडेशन की, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन। तो ये जो है ये आपका अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टॉपिक है। तो इसमें आपको सिंपली ना कुछ पॉइंट्स याद कर लेने हैं। अब वो पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, कुछ पॉइंट इंड एस के हिसाब से और कुछ पॉइंट एएस के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने एफआर पढ़ी है तो आपको ये पता होंगे, ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी तभी आप पेपर दोगे May 26 के। तो देखो, सबसे पहले है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पेरेंट के, सब्सिडरी के, तो जब सीएफएस प्रिपेयर करते हो तो क्या करते हो, लाइन बाय लाइन बेसिस पे करते हो, तो ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। अब इस पे इंडेक्स कौन सा लगता है लाइन बाय लाइन बेसिस पे, इंड एएस 110, और कौन सा एएस लगता है ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस में, एएस 21। उसके बाद में एक और चीज होती है, वो होती है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व और एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें हम किसके हिसाब से मेजर करते हैं, एज पर इंड एस 103। और यहाँ पर एएस के हिसाब से कौन सा एएस लगता है, एएस 21 में ही ये कवर होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो किस चीज़ का होता है कि अगर कोई वहाँ पर एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, तो उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल होता है, 111। और इक्विटी के लिए कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल होता है, 28। उसी तरह से अगर हम एएस की बात करें तो जॉइंट वेंचर के लिए कौन सा एएस लगता है, तो जॉइंट वेंचर करके नहीं है बट इंटरेस्टिंग जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, उस पर लगता है एएस 27। और इक्विटी मेथड के लिए यहाँ लगता है आपका एएस नंबर 23। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि आपको क्या करना होता है, जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, वो भी एज पर 110 ही होता है। और उसमें क्या होता है, आपका एएस के हिसाब से जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप एएस 21 के हिसाब से करते हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार क्वेश्चन आया था May 24 में, आपने कंपाइलेशन सीरीज में भी देखा होगा। तो ये आप जो है इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कंपोनेंट है और जो पेरेंट है, उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेट्स में थोड़ा डिफरेंस हो। तो वैसे तो हमें कोशिश यही करना है कि हम जो है जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उतना ज़्यादा क्लोज करें, लेकिन हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए एज पर एएस, और 3 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए एज पर इंडियस। तो ये पॉइंट आप प्लीज़, अगर आपकी बुक में ना हो तो लिख लेना
कि कोई भी डिफरेंस अगर है रिपोर्टिंग डेट्स का बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, तो 3 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस वो इंडियस के हिसाब से नहीं होना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस एएस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर है तो उसके आपको क्या करने होंगे, आपको उसकी एडजस्टमेंट्स करने होंगे। वैसे भी मतलब आपको एडजस्टमेंट्स करने ही होते हैं, लेकिन किसी भी तरह इतना ज़्यादा डिफरेंस तो आप नहीं रख सकते हो। आपको यही कोशिश करना है कि आप जो सारी चीज़ें एज पर दैट पर्टिकुलर डेट जिस डेट में सीएफएस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ठीक करो। देन आता है आपका अगला टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक मैंने याद जो करी थी वो शुभम केशवानी सर की करी थी, और वो उन्होंने यही बोला था कि कंपोनेंट यानी कि एक बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाई करेंगे हम कंपोनेंट को और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको इंक्लूड करना है अपने सीएफएस में। तो एक बच्चा क्या था, गैप के सेगमेंट में बैठा था, गैप जीन्स की ब्रांड है, उसके सेगमेंट में बैठा था। तो गैप और सेगमेंट, तो गैप का मतलब क्या है कि गैप कन्वर्जन करना है जहाँ भी एप्लीकेबल है, और सेगमेंट का मतलब है जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनकी रिपोर्टिंग करना है। उसको किसी ने फिर वहां से किडनैप कर लिया और वो गैप के सेगमेंट में बैठा बैठा क्या कर रहा था, हारमोनियम बजा रहा था। तो हारमोनियम का मतलब हो गया हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड जो भी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है। फिर उसको क्या हुआ ना, किसी ने किडनैप कर लिया और फिर उसकी रिलेटेड पार्टी से, तो व्हाट यू हैव टू डू विद रिलेटेड पार्टी, आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी और उनके ट्रांजेक्शन्स को। उनसे क्या करें, रिलेटेड पार्टी को कॉल करके उनसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मांगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मांगी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मांगी। उन्होंने कहा सब सच सच बता दो तभी हम तुम्हारा बच्चा छुड़ा देंगे। सो एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है कि पेरेंट को क्या करना होता है, जो भी कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स हैं वो करने होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट। अच्छा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का जब वो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो एक टॉपिक ये भी है आपका कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा अगर हम ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फोर्थ टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक तो उसको क्या मिल जाए, एक तो उसको ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू वो दे पाए। उसके बाद में उसको ये श्योरिटी मिल जाए कि जो भी आपके CFS हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हैं। देन आपकी जो भी इंक्वायरी है ऑफ मैटर्स वो 143(1) के हिसाब से, और जो भी मैटर्स की रिपोर्टिंग करनी है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये होते हैं आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स एज पर मतलब जब वो CFS का ऑडिट करता है तब। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ऑडिट करते कैसे हो कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ऑडिटिंग का प्रोसेस, तो सबसे पहले तो इसमें मतलब इसमें ना दो कैटेगरीज हैं। तो दो कैटेगरीज क्या हैं, सबसे पहले है आप किस तरह से प्लानिंग करोगे ऑडिट की, और दूसरा है कि आप किस तरह से जो है कंप्लीटनेस देखोगे कि क्या सारी की सारी कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो अब अगर हम पहले बात करें प्लानिंग की, तो किस तरह से आप प्लान करते हो ऑडिट ऑफ CFS। तो इसमें सबसे पहले हम ऐसे 315 के हिसाब से क्या करते हैं, एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंड हम क्या क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, इन्होंने क्या ग्रुप वाइड कंट्रोल्स लगा रखे हैं, उसके बाद में इन्होंने क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी हैं। ठीक है, सो दिस इज एज पर 315। उसके बाद में जब आप ये सब समझ लेते हो तो एज पर 330 ऐसे आप क्या करते हो, एज पर जैसे 330 आप रोमम के बेसिस पे NTE डिसाइड करते हो कि आपको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स वहाँ पर लगाना है। देन आप क्या करते हो, आप देन डिटरमाइन करते हो कि आपको जो है कौन कौन सा काम दूसरे ऑडिटर का यूज करना है, यूज अनदर ऑडिटर्स वर्क। तो क्योंकि कंपोनेंट भी है ना, तो कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और हो सकता है, और फिर आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो वो चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है कंप्लीटनेस। आप किस तरह से इंश्योर करोगे कि कंप्लीटनेस है वहाँ पर इंफॉर्मेशन की, कंपोनेंट्स के जो भी मतलब कंपोनेंट्स आप इंक्लूड करें उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, ये ऑडिटर की रहती है, पेरेंट के ही, कि सारे के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो गए हैं।
तो अब इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए सबसे पहले आप जो हो कंप्लीटनेस के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, पिछले साल के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से पूछताछ करोगे, मैनेजमेंट के प्रोसेस को पूछोगे कि किस तरह से वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। उसके बाद में जब वो सब चीज़ें बता देंगे तो आप ये देखोगे कितना इन्वेस्टमेंट पेरेंट का है, कितना इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट का है, क्या क्या इनकी जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट अरेंजमेंट्स हैं, और क्या यहाँ पर कोई चेंजेस आए हैं शेयर होल्डिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी होगी, क्या क्या मतलब मैनेजमेंट से पूछोगे, मैनेजमेंट का तरीका देखोगे, वर्किंग पेपर्स देखोगे, इंक्वायरीज करोगे, रिव्यू करोगे अपनी तरफ से सारी चीज़ों को, और देखोगे कि कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं शेयर होल्डिंग में। तभी उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो परमानेंट एंड करंट पीरियड में कौन कौन सी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आई हैं। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, जो सिर्फ एक ही बार होती हैं, पोस्ट ओकेजन पे होती हैं, और ये तब होती हैं जब चेंज होता है शेयर होल्डिंग में। अब ये जो है ये दो होती हैं आपकी, एक तो आपको क्या डिटरमाइन करना होता है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, और दूसरा आपको क्या डिटरमाइन करना होता है, माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये होती है आपकी परमानेंट वाली। अब इसको आप किस तरह से वेरीफाई करोगे, इसको आप सिंपली ऐसे ही वेरीफाई करोगे कि आप जो वो एग्जामाइन करोगे कि क्या इन्होंने डिटरमाइन कर लिए हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व ठीक से या नहीं, फिर उनको प्रॉपर्ली एलोकेट करा है या नहीं, जिस तरह से कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में आप करते हो ना, प्री पोस्ट इस तरह से ऐसे करके। और अगर कोई भी चेंजेस आए हैं इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कुछ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन या डिस्पोजल की वजह से, तो क्या उन्होंने वो करे या नहीं करे। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। करंट पीरियड कौन से होते हैं, जो हर साल होते हैं। तो करंट पीरियड में सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स होते हैं, फिर उसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट जो भी पेड या रिसीव्ड है, इंट्रा ग्रुप कोई भी इंडेटनेस अगर है, देन अगर कोई भी इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स हैं या असेट ट्रांसफर हो रहे हैं आपस में। तो ये तीन पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, इंट्रा ग्रुप के ही हो गए, इंटरेस्ट पेड, इंडेटनेस या फिर कोई प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से हुआ है, या गैप की वजह से हुआ है, या डेफर्ड टैक्स की वजह से हुआ है, या कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर किसके हैं, 3 पॉइंट्स आपके हैं इंट्रा ग्रुप वाले, 3 points are related to intra-group indebtedness, interest paid or received and profit. Then आपका है गैप का पॉइंट, उसके बाद में हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डेफर्ड टैक्सेस का एक पॉइंट है, और उसके बाद में किसका पॉइंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट का पॉइंट है। और वेरिफिकेशन में आपको इन्हीं पॉइंट्स का वेरिफिकेशन करना होता है, और जो भी एनसीआई या माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप निकालते हो हर साल, उसका भी वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज किस तरह से आप मटीरियलिटी को कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मटीरियलिटी को एज अ ग्रुप एज अ होल कंसीडर करते हैं कि सपोज 100 करोड़ में से हमारा 20 करोड़ क्या है, सबसे ज़्यादा मटीरियल है, तो हमने क्या करा, ग्रुप एज अ होल करा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स, जैसे सपोज वहाँ पे 10 कॉम्पोनेंट है, तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स सबसे ज़्यादा मटीरियल हैं। सो डिटरमाइन करेंगे हम कि कौन कौन से कंपोनेंट के एफएस उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मटीरियल हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर मतलब ये चीज़ ऑप्शनल होती है कि अगर ऑडिटर चाहे तो वो हर एक कंपोनेंट की मटीरियलिटी खुद से इवैल्यूएट कर सकता है, कंप्यूट मटीरियलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, और वो क्या कर सकता है ना, वो उस मटीरियलिटी को क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑडिटर को बता सकता है कि वो खुद से जाए हर एक कंपोनेंट की मटीरियलिटी निकाले, और वो क्या कर सकता है फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑडिटर को बता सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, कुछ कन्फर्मेशन भी ले सकता है कंपोनेंट ऑडिटर से कि भैया तुम ही बता दो, तुमने यहाँ ऑडिट करा है कि क्या क्या यहाँ पर मटीरियल है, तो वो ये चीज़ भी वहाँ से कर सकता है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर पेरेंट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसने देखा कि कुछ मॉडिफिकेशंस कंपोनेंट ऑडिटर ने डाल रखी हैं, तो उस केस में उसको जो है थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट हो जाना है, बिकॉज कंपोनेंट ऑडिटर ने उस कंपोनेंट का ऑडिट करते टाइम अगर कोई मॉडिफिकेशन डाली है तो वो चीज़ वहाँ मटीरियल हो जाती है, और इस वजह से फिर उसको वहाँ इम्पैक्ट्स देखने होते हैं कि उसके ऑडिट पे क्या आएंगे, और ऐसे 600 के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑडिटर से उसको सारा का सारा कम्युनिकेशन करना होता है। तो एक पॉइंट ये भी है। देन उसके बाद में एक और टॉपिक है, अब ज़्यादा नहीं बचा ये चैप्टर, बस खत्म होने वाला है। 8th टॉपिक है कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो डिस्क्लोजर के लिए आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो नेट एसेट्स, प्रॉफिट्स और ओसीआई। तो कितना आपका प्रॉफिट है
और वो कितना परसेंटेज है कंसोलिडेटेड का। तो सारे सीएफएस का सेपरेटली आपको वो करना होता है कि सपोज ए के नेट एसेट्स इतने परसेंटेज है, बी के नेट एसेट्स या ओसीआई इतना परसेंट है, ऐसे करके क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो वो चीज़ें आपको सीएफएस में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है अगर वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट के या सब्सिडरी के नोट्स में गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपने बोनस किन सोर्सेज से ऑब्टेन करा, क्या आपका डिस्क्लोजर एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से है या नहीं है। फिर आपकी वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड जो भी है रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स, उसको आपने किस तरह से कंज्यूम करा, किस तरह से इम्पोर्ट करा। फिर क्या वैल्यू थी आपकी इम्पोर्ट की ऑन सीआईएफ बेसिस इन केस ऑफ रॉ मटेरियल और ये सब। फिर कितना खर्चा आपने फॉरेन करेंसी में करा, कितनी अर्निंग्स आपने फॉरेन एक्सचेंज में करी, क्या डिस्क्लोजर आपने करा अनयूटिलाइज मनी का, देन कोई भी डिविडेंड अगर फॉरेन करेंसी में वो रेमिट करा, या कोई भी और सेपरेट स्टेटमेंट जिसमें आप क्लासीफाई कर रहे हो ट्रेड को अदर इन्वेस्टमेंट को, ये सारी चीज़ें सीएफएस में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इट इवन इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट और कंपोनेंट। देन आता है आपका अनदर पॉइंट एंड दैट इज मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है रिगार्डिंग सीएफएस। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको क्या लेना होता है कि वो लोग जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने कंपोनेंट्स की, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, रिलेटेड पार्टीज की सारी चीज़ें आपको सही से बता रहे हैं, और जो भी चीज़ें वो दे रहे हैं रिगार्डिंग द परमानेंट एंड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स दैट ऑल इज अप्रोप्रिएट। तो सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडजस्टमेंट्स भी अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स भी सही से बता रहे हैं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में भी ना कई सारे सिनारियोज बनते हैं। पहला सिनारियो ये बनता है कि पेरेंट ऑडिटर ही कंपोनेंट ऑडिटर का ऑडिटर है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसको सिंपली ये देखना होता है कि क्या सारी चीज़ें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रही हैं। अगर कोई डिपार्चर या डेविएशंस है तो उसको वो बताए, उसको वो क्लियरली डिस्क्लोज करे, और ये बताए कि क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है। यहीं तक काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि पेरेंट ऑडिटर अलग है, कंपोनेंट ऑडिटर अलग है। उस केस में आता है ऐसे 600 कि आप जो सारी बात करोगे कि किस तरह से जो है आपने ऑडिट करा है, तो एज पर ऐसे 600। देन एज पर एस एस 706 आपको अदर मैटर पैराग्राफ में भी एक चीज मेंशन करनी होती है कि कितना पोर्शन इसने ऑडिट करा, कितना पोर्शन मैंने ऑडिट करा। एक चीज आपको और मेक श्योर करनी होती है, लिखनी होती है कि ये जो रेफरेंस है ना, इसको आप किसी भी तरह क्वालिफिकेशन मत समझ लेना। और आप एक चीज और मेंशन करोगे कि कितना एग्रीगेट रुपी अमाउंट और परसेंटेज है टोटल असेट्स का, रेवेन्यू का या कैश फ्लो का, जो कि कंपोनेंट का आपके सीएफएस में इंक्लूडेड है, बिकॉज आप तो पेरेंट ऑडिटर हो, आप तो सीएफएस का ऑडिट कर रहे हो ना। तो कितना परसेंटेज या पोर्शन नेट एसेट्स का, रेवेन्यूज का, कैश फ्लोज का मैंने ऑडिट नहीं किया बल्कि कंपोनेंट ऑडिटर ने ऑडिट किया है। तो ये चीज़ आपको उसमें इंक्लूड करना होता है। देन थर्ड कैटेगरी बनती है कि ऑडिट तो हुआ है, कंपोनेंट ऑडिटर ने ऑडिट तो करा है लेकिन किसी अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में करा है। उस केस में पेरेंट ऑडिटर पे दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि जो भी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं एज पर जीएएपी, वो उसको देखे कि सारा यूएस गैप के हिसाब से कन्वर्जन ठीक से हुआ है या नहीं, या फिर खुद कर ले, तो खुद वो कन्वर्जन कर ले एज पर गैप। देन आपकी फोर्थ सिचुएशन होती है कि ऑडिट तो हुआ है लेकिन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क ही अलग है। तो उस केस में जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। तो कंपोनेंट और कंपोनेंट के एफएस जो है वो भी आपके उस फ्रेमवर्क में होना चाहिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ है, उस केस में फिर ये देखने होगा पहले पेरेंट ऑडिटर को कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उससे कोई मॉडिफिकेशन आ रही है उसकी रिपोर्ट में, उसको वो चीज़ मेंशन करना होता है। और अगर उसको लग रहा है कि उसके ऑडिट ना होने की वजह से वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है, तो वो भी उसको इवैल्यूएट करना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रुप ऑडिट चैप्टर। आई होप कि आपने मेरे साथ साथ इसको रिकॉल किया होगा। जो पॉइंट्स आपको नहीं रिकॉल हो रहे थे उनको मार्क कर लिया होगा, और अब अच्छे से उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को याद कर लेना। बहुत जल्दी मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन कंपाइलेशन सीरीज जरूर देख लेना अगर आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया हो। जो भी मैं प्लानर्स वगैरह डाल रही हूँ वो भी देखते रहना। टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो जाओ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। बाय।